Hello friends, welcome to Silent Padhai. This video is presented by me, अंकित कुमार. ओके तो आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसे पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का पार्ट है जो मैंने इंडियन पॉलिटी पे बनाया है. और अगर आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें. ओके तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पार्ट कोई होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने टाइम अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आपने अगर सही से नहीं समझा तो समझिए आपने कुछ नहीं समझा. ओके तो इसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया है. इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का कैसे बेसिक स्ट्रक्चर निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो चूंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक तरह का सॉल्यूशन है एक बहुत लंबे चल रहे कंट्रोवर्सी का, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच चल रहे कंट्रोवर्सी का, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला था और उसका सॉल्यूशन निकला था ये बेसिक स्ट्रक्चर. इसमें हम 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे: संकारी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशव नंदा भारती केस 1973, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो आर्टिकल 13 है यही आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यही इसी आर्टिकल से सारा कंट्रोवर्सी शुरू होता है. एक्चुअल में कंट्रोवर्सी ये है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. इसमें सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग जजमेंट था और इस पर पार्लियामेंट ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिया था. ये कंट्रोवर्सी, ये लड़ाई बहुत ही लंबे समय तक चली थी और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का बात कहा गया था. तो क्या है ये आर्टिकल 13? ये आर्टिकल 13 में एक वैग्यू वर्ड है लॉ. इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल है. तो ये क्या कहता है कि वो हर लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अनकंसिस्टेंट होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा. मतलब वो हर लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है वो इनवैलिड हो जाएगा. ओके तो अब क्या है, ये एक्चुअली डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पे बेस्ड है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 26 के तहत, जिसमें वो 5 रीट जारी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए, और किसी भी लॉ को आर्टिकल 13 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल और या इनवैलिड कर सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को का कॉन्ट्रवेन करता है, का उल्लंघन करता है. ठीक है तो चलिए आगे पढ़ते हैं. तो जो पहला केस आता है संकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951. तो ये संकारी प्रसाद क्या है? तो ये संकारी प्रसाद एक आदमी है जिसने यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया था 1951 में. तो क्या था ये? एक्चुअल में पहला अमेंडमेंट एक्ट के बारे में था कि पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो हुआ था जिसने प्रॉपर्टी के राइट्स को कम कर दिया था, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है. तो चूंकि इसने डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया था, उसे कम किया था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही था, उसे चैलेंज किया गया और इसे चैलेंज संकारी प्रसाद ने किया. ओके तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया कि आर्टिकल 368 के अंडर जो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है, वो उसके पास फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का पावर है. इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चूँकि लॉ नहीं है तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करता है. तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं है, और चूँकि ये लॉ नहीं है तो इसको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड नहीं कर सकती है. मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर सकता है, हटा सकता है. कैसे? तो बाय इनैक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस तरह का लॉ आर्टिकल 13 के अंदर इनवैलिड नहीं होगा. ओके अब दूसरा केस होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. गोलकनाथ ने पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया था 1967 में. ये एक्चुअल में था 17th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो 1964 में हुआ था. इसने क्या किया था, कुछ स्टेट एक्ट थे जो कि प्रॉपर्टी के राइट्स को कम किए थे, कर्टेल किए थे,
उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था ताकि इनको प्रोटेक्शन मिला जाए। इसी के अगेंस्ट ये केस था कि क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या ये सही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। और पार्लियामेंट इसे एब्रिज नहीं कर सकती है, इस फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकती है, नहीं हटा सकती है। और इसने क्या आगे कहा कि आर्टिकल 13 के तहत जो लॉ है, इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है। इसीलिए अगर कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो इनवैलिड, वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। अब चूंकि ऐसा इसने पार्लियामेंट के अपोज कर दिया था तो पार्लियामेंट का इस पे क्या रिएक्शन आया, पार्लियामेंट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो पार्लियामेंट ने इस गोलकनाथ केस 1967 में जो रिएक्शन दिया, इसने क्या किया, इसने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया। ये एक्ट आर्टिकल 13 और आर्टिकल 36 को ही अमेंड कर दिया। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है, उसे एब्रिज कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। और आर्टिकल 13 के तहत वो ये एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया और क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट हटा सकती है और इस तरह का एक्ट लॉ नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब इस पर जुडिशरी का क्या रिएक्शन हुआ, कैसे इसका अपोज किया और कैसे अब आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जो जुडिशियल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया, उसका अपोज किया और इसने क्या कहा कि ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1978, जिसने आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया था, इसे वो अपहेल्ड कर दिया, इसे वो ऊंचा कर दिया और इसने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकती है। अब ये क्या हो गया, अब ये किस तरह का सॉल्यूशन था, ये तो पहले वाले केस में जाके अटक गया। लेकिन नहीं, इसके बाद इसने जो किया उसने हिस्ट्री रच दिया। कैसे, तो इसने एक न्यू डॉक्ट्राइन, एक न्यू प्रिंसिपल लॉन्च किया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है आर्टिकल 368, वो उसको इनेबल नहीं कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सके। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, तो अब इस पर पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन हुआ, तो इस पर पार्लियामेंट का जो रिएक्शन हुआ, तो उस समय इंदिरा गांधी थी पावर में, तो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर के अपोज काम किया। तो कैसे, तो देखिए, इस एक्ट ने फिर से आर्टिकल 368 को अमेंड किया। इसमें क्या किया कि इसमें इस एक्ट ने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जो अमेंडमेंट पावर है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता और कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावेन करता है, उसको अपोज करता है। ओके, अब देखिए क्या होता है। अब इसमें जुडिशरी ने क्या रंग दिखाया, अब इसमें जुडिशरी ने क्या किया। तो अब आता है अगला केस, आता है मिनेर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनेर्वा मिल एक कंपनी थी जिसने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया था 1980 में। इसमें क्या हुआ, इसमें मिनेर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस अमेंडमेंट था उसको इनवैलिडेट कर दिया और उसने कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जो अमेंडमेंट है, ये जो अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर जो पार्लियामेंट ने पास किया था, इसने जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड किया है और ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लगा के आर्टिकल 368 के बारे में कहा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक
लिमिटेड अमेंडिंग पावर दिया है, एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर दिया है, और पार्लियामेंट इस लिमिटेड पावर का यूज करके एब्सोल्यूट पावर गेन नहीं कर सकती, इसको अनलिमिटेड पावर में नहीं बदल सकती है। ओके, फिर आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ सचमुच लिमिटेड अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोस्ट बेसिक फीचर है और इस पर लिमिटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और फिर क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है अगर आर्टिकल 368 के अंदर देखें तो वो अपने अमेंडिंग पावर का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसे रिपील नहीं कर सकती, उसे ख़त्म नहीं कर सकती और उसके बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड पावर को पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर में नहीं बदल सकती है। ओके, अब आता है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। वमन राव केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे एडहेयर कर लिया, उसे चिपक लिया। कैसे चिपक गई सुप्रीम कोर्ट? इसने कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि केशव नंदा भारती केस के बाद हुआ है, ठीक है, उस पर ये बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का प्रेजेंटली उसका क्या पोजीशन है। तो प्रेजेंट पोजीशन है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग वो फंडामेंटल राइट्स तक को अमेंड कर सकती है बिना बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट पहुंचाए हुए, उसे बिना नुकसान पहुंचाए हुए। ओके, अब चलिए देखते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब कौन डिफाइन करेगा इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में? कहीं तो लिखा हुआ नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में होने क्या चाहिए। तो जुडिशियरी ने टाइम टू टाइम अपने जजमेंट में ये कहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कौन से नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। तो पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इंडियन पॉलिटी की जो नेचर है, सोवरीन नेचर, डेमोक्रेटिक नेचर और रिपब्लिक नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर कैरेक्टर है, वो पावर का जो सेपरेशन है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डुअल पॉलिटी, ये जो फेडरल कैरेक्टर है, ये नेशन का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसे नहीं ख़त्म किया जा सकता। और जुडिशियल रिव्यू जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इस बेसिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें सजेशन कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।